जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है लॉकेट। तो कहानी शुरू होती है। मैं भटक रहा था। वो एक छोटा सा कस्बा था जहाँ मैं भटक रहा था। यहाँ इस कस्बे में मैंने अपना आधा बचपन गुजारा था। अपनी उलझनों से भरे कामों से मैंने एक लंबी छुट्टी ली थी। बहुत सोचा कि कहाँ जाऊँ, और एक विचार के बाद मैं यहाँ चला आया। यहाँ इस कस्बे में कभी मेरे पापा ने मुझे मना किया था कि मैं कभी भी इस कस्बे में ना आऊँ, और अब कभी यहाँ आना भी हुआ तो मैं और मेरे पापा चाह रहे थे उस क्वार्टर के घर में कभी भी ना जाऊँ। मेरे पापा कभी यहाँ इस कस्बे के तलाटी हुआ करते थे। वो बहुत पुरानी बात है। वो एक तलाटी थे और साथ रिश्वतखोर इंसान भी। ऐसा मैं नहीं, उस दौर के लोग कहते हैं, जिस दौर में पापा जीते थे। मेरा बचपन इसी कस्बे में गुजरा। अब यहाँ पापा का कोई नहीं पहचानता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अब देखो ना, मेरी उम्र ही 50 के आसपास है। तो वो लोग जो पापा को रिश्वतखोर कहते थे, वो वो सब कब के चिताओं में लेट गए। मैं भटकते हुए उस मकान के पास आ गया जहाँ जाने से मुझे पापा ने कभी मना किया था। पता नहीं क्यों उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं वहाँ आ गया था। मकान अब खंडर हो चुका था। ऐसा लग रहा था न जाने कितने सालों से वो इस्तेमाल में न रहा हो। मकान से सटकर एक बरगद का पेड़, बहुत विशाल का पेड़ था वो, जो अभी भी वहाँ जस का तस खड़ा था, लेकिन उसके पत्ते हिल नहीं रहे थे। पूरे माहौल में गर्मी थी, बहुत गर्मी। उस बरगद की क्या, एक भी पेड़ का पत्ता हिल नहीं रहा था। बाकी उस मकान में बहुत सी कंटीली झाड़ियां उगाई थी। एक छोर-मोटा अपना अंग विस्तारते हुए दीवारों को रौंद रही थी। जो दीवारें बची थी उन पर हरे रंग की काई चढ़ी थी। आधा सा छत किसी प्रेत की तरह लेटा हुआ था, और उस छत में एक बहुत बड़ा सुराग बन गया था। वो छत बीच से ही अचानक टूट गया था। आजू बाजू में बहुत से पेड़ उगाए थे। प्लास्टिक की थैलियाँ, पुराना सामान, टीन के गंज लगे डिब्बे और बहुत सा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे कस्बे में एकमात्र मरनासन्न घर यही हो, या पूरे कस्बे का कूड़ादान ये मकान हो। तभी मैंने देखा कि टूटी हुई दीवार के पास 4 लोग पत्ते कूट रहे थे। उनके पास ही शराब की 2-3 बोतलें पड़ी हुई थी। मुझे उनका मिजाज कुछ ठीक नहीं लगा। मैं ज़रा होशियार हो गया। वैसे मेरे पास इस वक्त एक ही कीमती चीज़ थी, मेरे गले में लटका सोने का लॉकेट। ये लॉकेट मुझे 12 साल की उम्र में पापा ने बनवाया था। तब से ये लॉकेट मेरे गले में ही पड़ा है। मैंने कभी इसे अपने गले से नहीं उतारा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। उन 4 लोगों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने पत्तों में इतना मशगूल थे कि उन्हें दीन दुनिया की ज़रा भी खबर नहीं थी। पर उस लॉकेट से मुझे याद आया शाम। शाम यानी मेरा श्याम भैया। श्याम भैया मेरे बचपन का दोस्त था।
बहुत करीबी दोस्त। मैं शाम को याद करते हुए वहां चल ही रहा था कि तभी मेरे पैर में कुछ चुभ गया। आह! मैं दर्द से कराह उठा। मैं अपना पाँव ऊपर लेते हुए थोड़ा सा नीचे झुका। मेरे पैरों से खून आ रहा था। मैं धीरे से नीचे बैठ गया और तलुए को ध्यान से देखने लगा। वहां से अब कुछ ज्यादा ही खून रिस रहा था जो जमीन पर गिर रहा था। खून, सुर्ख लाल जर्द खून जमीन पर पानी की तरह गिर रहा था। मैंने तलवे में चुभा हुआ कांच धीरे से बाहर निकाला। खून अभी भी बह रहा था। मैंने इधर उधर देखा और मेरी नजर एक छोटी सी झाड़ी पर पड़ी। उस झाड़ी को इस कस्बे में टनटनी कहते हैं। टनटनी उस झाड़ी का नाम है। उसका शास्त्रीय नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन उसे टनटनी ही कहते थे जितना मुझे मालूम है। वो टनटनी का पौधा किसी बेल जैसे दिखता है। बेल के पत्तों की तरह त्रिकोणीय आकार का होता है। तीन तीन पत्ते उस पर उगाते हैं और ये पौधा जख्म के लिए हल्दी जैसा काम करता है। बहुत ही गुणकारी होता है। किसी भी तरह का जख्म जल्दी से जल्दी भर देता है और रिश्ता हुआ खून भी वो बंद कर देता है। मैंने कुछ पत्ते तोड़े और उनका रस अभी लगे ताज़ा जख्म में भर दिया। मुझे फिर शाम याद आया। आज मुझे बारंबार शाम की याद क्यों आ रही है? शायद इस उजड़े मकान के आसपास हम दोनों खेला करते थे इसलिए, या इस मकान के माहौल में मैं अभी आया हूँ इसलिए शाम मुझे याद आ रहा है। क्योंकि शाम की यादें यहाँ इस मकान तक ही तो सीमित थी। यहाँ गले में लगी लॉकेट पर मेरा ध्यान गया इसलिए मुझे शाम याद आ गया। हो सकता था। मैंने फिर एक बार टनटनी की तरफ देखा और मुझे फिर एक बार शाम नजर आया। टनटनी से भी शाम मुझे याद आया क्योंकि टनटनी को शाम जादू की दवा कहता था। मुझे याद है इसी मकान की मिट्टी में अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ठीक उसके बाजू में मेरे पापा ने शाम का प्रेत गाड़ दिया था। जहाँ अभी खून रिस रहा है ठीक उसके नीचे कभी शाम को गाड़ा गया था। ये बात किसी को भी पता नहीं है, मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। वो मेले का दिन था। शाम और मैं मेले में घूम रहे थे। मेले में बहुत घूमने के बाद हम लोगों ने अपने हाथों पर त्रिशूल का एक टैटू बनवाया था। हमने अपने हाथ गुंदवा लिए थे और फिर हम दोनों घर लौट आए थे। शाम के हाथों पर त्रिशूल का वो टैटू बहुत ही चमक रहा था। शाम और मैं घर पर आ गए थे। घर पर पापा नहीं थे तो हम घर में इधर उधर टहलने लगे। थोड़ा खेलने के बाद मेरी नजर पापा के बंदूक पर पड़ी। बंदूक जो पापा ने शौकिया तौर पर खरीद ली थी। घर पर कोई न था। मैं और शाम बरगद के नीचे आप खेल रहे थे और मैंने बंदूक इधर उधर घुमाई। शाम ने मुझे बताया कि मैं उस बंदूक के साथ ना खेलूं। वो उम्र में मुझसे थोड़ा सा बड़ा था
और थोड़ी समझ उसे थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं बंदूक को ऐसे ही घुमाता रहा जैसा मैंने फिल्मों में देखा था, जैसा कोई विलन घुमाता है हीरो को देखकर। फिर शाम और मैं बरगद के तने के पास बैठ गए। शाम शून्य में देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो शाम ने बताया कि उसके किसान पिता ने अपना काम करवाने के लिए मेरे तलाठी पापा को बहुत सा सोना दिया है। वो सारा सोना उन्होंने शाम की बहन के लिए रखा था। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और शाम को उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही है, और उनके लिए शाम कुछ कर भी नहीं सकता है। और फिर शाम कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद वो एकाएक बोल पड़ा कि मेरे पापा चोर है, सफेद कॉलर वाले चोर। मेरा दिमाग ही हिल गया और पता नहीं कैसे मैंने शाम पर गोली चला दी। पूरे वातावरण में गोली की आवाज गूंज उठी। आह! एक आग के साथ शाम जमीन पर गिर गया। बाद में मैंने उसके जख्म पर बहुत सा टनटनी का रस लगाया, पर इस बार जादू काम न कर सका। गोली लगते ही शाम मर चुका था। फिर पापा आए और उन्होंने उसकी डेड बॉडी यहाँ अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ ठीक जमीन के 2 गज नीचे जमीन में गाड़ दी और उस पर मिट्टी के साथ नमक भी पोत दिया था, ताकि कोई जानवर ये वो डेड बॉडी निकाल ना सके। ठीक उसके 3 दिन बाद मैंने पापा के साथ एक कस्बा छोड़ दिया था। पापा की अचानक से पोस्टिंग हो गई थी, या शायद उन्होंने करवा भी ली हो, पता नहीं। पर यहाँ से जाते वक्त पापा की आंखों में एक खौफ सा दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने कोई अभद्र सी चीज यहाँ टहलते हुए देख ली थी। पापा और मैं दूसरे कस्बे में चले गए। ये सब अभी याद करके मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। एक अजब सा एहसास मेरे मन को उदासी से भर रहा था। कुछ अपराधी सा बोध मुझे लग रहा था। मैंने देखा कि वो 4 लोग जो अभी पत्ते कूट रहे थे, उठ कर जा रहे थे। शायद शाम का अंधेरा छा रहा था, इसलिए वो जा रहे थे। मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा सोचते हुए मैं उठने लगा, और तभी मेरा लॉकेट पता नहीं कैसे फिसल गया। लॉकेट नीचे जमीन पर गिरा था, जमीन पर जहाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरा खून रीस रहा था। ठीक उस खून की बूंदों पर मेरा सोने का लॉकेट गिर गया था। मैं उसे उठाने ही वाला था कि तभी 2 छोटे हाथ अचानक जमीन से निकल आए और उन्होंने उस सोने के लॉकेट को नीचे जमीन में खींच लिया। देखते ही मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें गोल हो गई। पर सिर्फ पल भर के लिए वो हाथ जमीन से नीचे से ऊपर आ गए थे, लेकिन उन 2 पलों में मैं पूरा सिहर गया था और मैंने उन हाथों पर गुंदवाया कुछ देख लिया था। वो हाथ वहीं से निकले थे जहाँ सालों पहले मेरे पिता ने शाम को गाड़ दिया था।
जहां अभी लॉकेट फिसल कर गिर गिर पड़ा था, और मेरी नजर बाजू में खड़ी टनटनी के पौधे पर पड़ी। टनटनी का पौधा पता नहीं किस चमत्कार से हिल रहा था, क्योंकि सारे पौधे, पेड़ एकदम शांत स्तब्ध खड़े थे। सिर्फ टनटनी का पौधा ही हिले जा रहा था। वो झुरमुट ऐसे हिल रही थी जैसे उस झुरमुट में कोई तो पककर बैठा हो, कोई जानवर जैसा। मेरी धड़कनें अब तेज होने लगी थी, और फिर एक बार वो हाथ ऊपर आया। वो हाथ, उसकी उंगलियां धीरे धीरे किसी यंत्र की तरह हिल रही थी। मैं सकते में आकर एकदम स्तब्ध खड़ा था, एकदम स्तब्ध। उस हाथ पर लगा टैटू मैं पहचान गया था। उस हाथ पर त्रिशूल बना हुआ था, जो सालों पहले शाम ने और मैंने मेले में बनवाया था। वो हाथ अब मेरी तरफ बढ़ रहा था, और मैं जैसे बर्फ बन गया था। एकदम बर्फ सा ठंड, एकदम ठंड और सर्द। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे पिता ने क्यों कहा था कि मैं यहाँ इस कस्बे में क्यों कभी ना आऊं, और आ भी गया तो कभी इस मकान में ना भटकूं। लेकिन अब क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं देख पा रहा था एक हड्डियों का ढांचा, आधा सड़ा हुआ, आधा गला हुआ, उठकर मेरी तरफ बढ़ रहा था, और मेरे पांव जैसे अटके हुए चक्र की तरह जमीन में धंस गए थे। मेरा अपराध मुझे जमीन में धंसा रहा था। मैं सिर्फ देखे जा रहा था, और वो जो कुछ जमीन से अब भी निकला था, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।